हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका आज पार्ट 4 चल रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइट मोस्ट बिट इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी नंबर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एक बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड का जो बिट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं की है, यहाँ पे बात की है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो इस बिट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अगर यहाँ पे पूछा था लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी है, इस बिट, इस वाली जो सबसे लास्ट पे बिट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे राइट मोस्ट पे होती है इसको हम बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 10 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, तो जैसे हमें पता है जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी 0 या फिर 1 से। ठीक है, उसकी तरह जब हम ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 0 से लेके कहाँ तक, 7 तक डिजिट आते हैं। जब हम डेसिमल की बात करते हैं 0 से लेके कहाँ तक आते हैं, 9 तक। ठीक है, तो हम इसने पूछा है कि 10 को जब रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो नंबर्स 0 से लेके 9 तक तो सेम टू सेम चलते हैं। ठीक है, तो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं फिर हम ए से। ठीक है, हम डेसिमल, जब डेसिमल में एग्जांपल ले लें, डेसिमल का 10, ठीक है, 11, 12, ठीक है, फिर 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे क्या चलता है, हेक्साडेसिमल में 10 किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी किसके 11 के, सी किसका है 12 के, डी किसका है 13 के, ठीक है, ई किसका है 14 के, और फाइनली एफ किसका है 15 के इक्विवेलेंट है डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का पूछा था कि 10 किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ग्रुपिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर इन ऑक्टल फॉर्मेट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मेरे पास ये नंबर दे रखा है, अब मुझे इसको बोला होगा मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हम क्या करते हैं, ऑक्टल की रेंज कितनी चलती है, 0 से लेके 7। ठीक है, तो 0 से लेके 7 मतलब 2�3। ठीक है, 2�3 कितना होता है हमारा, 8। ठीक है, 2�3 कितना होता है हमारा, 8। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक कितनी रेंज आती है, 8 पूरे के पूरे नंबर आते हैं इसके ऑक्टल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, यहाँ पे 3 बॉक्सेस। ठीक है, कि मतलब 3 बॉक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 7 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 000, ये 0 को डिनोट करेगा, 001 ये 1 को। ठीक है, फिर आ गया 010 ये 2 को, ऐसे ऐसे करके जो लास्ट नंबर आएगा 111 जो किसको बिलोंग करता है, हमारा 7 को। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या करेगा, हमारी जो वैल्यूज है उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कि हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, 1 2 एंड 3, कि मतलब टोटल 3 बॉक्सेस चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इज टर्म एट। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है इसने कि कोई ऑक्टल नंबर होगा, जैसे ऑक्टल नंबर ले लेते हैं हम 710। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसने इसको कन्वर्ट किया पहले बाइनरी में। ठीक है, तो ऑक्टल में हर एक नंबर को किस में, कितने पेयर्स में लेते हैं, 3 3 के पेयर में, तो इनके 3 3 के पेयर कर लेते हैं। 7 का पेयर आएगा 1 1 1, 1 का पेयर आएगा 0 0 1, और 0 का आएगा हमारा 0 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, फिर इसने बोला है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब इस बाइनरी को क्या कर रहे हैं हम, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, 4 4 के इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो अभी ये जब पेयरिंग बनती है, ठीक है, तो अब इसको क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल से अब हम इसमें किसको कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करें, हेक्सा में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एमएसबी, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑलवेज 1 इन द केस ऑफ। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं जैसे साइन बिट की, ठीक है, साइन बिट क्या होता है, आइदर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का होता है जब हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो 0 शो करता है पॉजिटिविटी को, और 1 शो करता है हमारे नेगेटिव नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर एमएसबी, मतलब यहाँ पे एमएसबी एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एमएसबी कौन है हमारा, यहाँ पे ये चीज है एमएसबी।
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे अगर जब वैल्यू 1 सेट होगी तो उसका क्या मतलब है, वो नंबर क्या होगा हमारा, नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा MIDI। ठीक है, मिडी पूछा है, मिडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सेकंड आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाटा इंटरचेंज। थर्ड आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज। फोर्थ आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाटा इंटरफेस। ठीक है, मिडी को हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच बुलियन ऑपरेटर इज टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटर कौन काम करता है, जैसे इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मैं कोई इनपुट 0 दूंगा तो उसकी मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में कौन सा गेट काम करते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे नॉट गेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, हम नॉट गेट को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ बुलियन एक्सप्रेशन विद m ऑपरेंड्स। ठीक है, कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें क्या है, हमारे m ऑपरेंड्स हैं और हमारे पास क्या है, n ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेंड्स का मतलब कोई वेरिएबल, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यूज होंगी, और ऑपरेटर का मतलब कोई सिंबल। ठीक है, जैसे हो गया प्लस, हो गया मल्टीप्लाई, हो गया। ठीक है, तो उसकी जो रोज बनती हैं वो बनती हैं, इसने बोला है जो उसकी रोज बनती हैं, ठीक है, जो इसकी रोज बनती हैं, मतलब ऐसे करके जो रोज बनती हैं वो बनती हैं 2⁻m। तो इसके कॉलम्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दो, क्या है, मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी की जो रेंज चलती है 0001 10 एंड 11। ठीक है, तो उसका ऑपरेंड कहाँ पे हम यूज करेंगे, ऐसे मान लो मैं और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ प्लस। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने कॉलम्स बनते हैं हमारे, 3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब m ऑपरेंड्स हैं और हमारे पास n ऑपरेटर्स हैं तो हमें 2⁻m रोज लगेंगी, मतलब जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो 2⁻n वो बनेगी, इसकी रोज बनेगी, तो कॉलम्स कितने बनेंगी हमारी, m प्लस n। ठीक है, m प्लस n मतलब यहाँ पे ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, तो ऑपरेंड्स कितने हमारे पास 2 और ऑपरेटर कौन सा हमारा 1 प्लस ऑपरेटर, तो कितने यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर यहाँ पे 3। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ दीज इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं, एक हमारे नैंड और दूसरा मतलब नोर। नैंड और नोर ये क्या है, हमारे दोनों दोनों यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच होल्ड्स द डाटा आइदर टू बी रिटर्न टू और रीड फ्रॉम द मेमोरी बाय द प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि वो कौन सी ऐसी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे क्या होती है, जो प्रोसेसर अपना डाटा होल्ड करके रखता है, ठीक है, राइट करता है और उसको वहां से रीड करता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, तो इसको MBR को बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, एसी हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये हमारा स्पेशल रजिस्टर है जो क्या करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर, सारे के सारे जितने हमारे ऑपरेशन होते हैं वो एक्यूमुलेटर के ऊपर परफॉर्म होते हैं, और प्लस जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है वो भी कहाँ स्टोर होता है, हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर ही। उसके बाद आ गया MAR, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वैसे मान लो कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम में कोई एक इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस होल्ड करेगा हमारा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, फिर आता है लास्ट में प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है हमारा, अब करंटली मान लो कि इंस्ट्रक्शन चली है 100, तो 100 किसके पास पड़ी होगी, MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। ठीक है, तो 101 जो नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रक्शन है उसको भी किसी ना किसी को होल्ड करना पड़ेगा, तो इसको होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर का आता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड कौन करता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, PCB स्टैंड फॉर। ठीक है, PCB की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। सबसे पहले आ गया प्रोसेसर कंट्रोलिंग बफर। सेकंड आ गया प्रिंट सर्किट बफर। थर्ड आ गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और फोर्थ ऑप्शन आ गया इसमें प्रोसेसर सर्किट ब्रिज। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। फिर नेक्स्ट आ गया, विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की बात की और वो क्या फास्टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी देख लो, USB तो नहीं है। ठीक है,
यूएसबी की हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है। एसएसडी हमारी किस में आती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के अंडर आती है। तो यहाँ पे हमारी बची रैम एंड रोम, ठीक है। रैम एंड रोम में क्या होता है, हमारी जो फास्टेस्ट होती है वो याद रखना, वो होती है हमारी रैम, ठीक है। हमारी फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम में कौन होती है, हमारी रैम, ठीक है। इसके पीछे की वजह ये है कि हमारा जो रैम है उसका जो कि कोई भी डाटा रीड करना और राइट करना वो उसकी कैपेसिटी फास्टर है एज कंपेयर टू रोम, ठीक है। इसलिए वो क्या हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है। फिर नेक्स्ट आ गया इंक पाउडर इज यूज्ड इन, ठीक है। इंक पाउडर है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है कि इंक जो पाउडर है वो कौन से प्रिंटर एक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। इंकजेट का तो यहाँ पे गलत आएगा कि यहाँ पे हम ड्रॉपलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा लिक्विड होगा, ठीक है, उसको यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमारे मतलब एक तरह का इंक को यूज करेंगे हम, ठीक है। जो इंक किस फॉर्मेट में होगी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इंकजेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। थर्मल में हम उसको इंक को यूज ही नहीं करते हैं, उसमें हम जो वाइट जो उसकी प्रिंटिंग जो पेज मिलता है वही क्या करता है, उसमें उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग होती है जो क्या कन्वर्ट करती है, जब उसको हीट मिलता है तो वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है अपने में से, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल भी गलत हो जाएगा। उसके आएगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स तो इसको यूज ही नहीं करता है, ठीक है, इंक पाउडर को। तो लास्ट में कौन सा बचा हमारा, लेजर। तो इसका आंसर आएगा हमारा लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा पूछा था कि टोनर कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो टोनर असेंबली को यूज करता है, ठीक है। तो टोनर को भी कौन यूज करता है, हमारा लेजर प्रिंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिलिंग द ब्लैंक गिव्स द यूजर द फ्रीडम टू यूज, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, एग्जामिन, चेंज एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि वो कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो डील करती है इन सभी के साथ, कि उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब सभी में बांट सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं मतलब पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे उसका हम एक हमारे पास उसका कोड अवेलेबल होगा, हम उस कोड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो आएगा नहीं, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे हमारा एग्जाम्पल आ गया, हमारा MS वर्ड आ गया, ठीक है, या फिर MS ऑफिस आ गया। तो वो कहता है हमें ट्रायल पीरियड के लिए देते हैं, ऐसे 1 ईयर 2 ईयर, उसका फिर से हमें हमसे चार्जेस मांगते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी गलत होगा क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ठीक है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है, बस उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रीवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर का मतलब होता है हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि उसको हम फ्रीली क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं हमारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम इज, ठीक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक जैसे हमारी घरों की बिल्डिंग ब्लॉक्स के हमारी ईंट है, तो प्रोग्राम की यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक पूछी है, ठीक है, तो सबसे छोटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन, ठीक है। तो फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ दीज एस्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर लाइन फीड, ठीक है। अब लाइन फीड या फिर न्यू लाइन दोनों का एक ही मतलब है, तो क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं न्यू लाइन या फिर लाइन फीड के लिए, ठीक है। तो LF तो कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो हम यूज करते हैं \n का, ठीक है, लाइन फीड के लिए, या फिर इसको बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। और \v यूज करते हैं हम जब हमें क्या करना है, वर्टिकल टैब देना होता है, ठीक है, मतलब नीचे साइड को हमें कुछ गैप रखना होता है, हम यूज करते हैं \v का। और \0 होता है हमारा नल के लिए, ठीक है, नल करेक्टर के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा \n। फिर नेक्स्ट आ गया इन C या C++ साइज ऑफ 1.5 रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज किया है साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ, इसमें जो कांस्टेंट पास किया है वो 1.5, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए साइज ऑफ काम क्या करता है। साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी वेरिएबल किसी भी डाटा टाइप का क्या करता है, हमें साइज रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ 1.5,
ठीक है। तो हमेशा रखना जब यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का साइज पूछा होगा तो अब यहाँ पे ये किस तरह की वैल्यू है, पहले तो फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, पर ये रिटर्न क्या करेगा, डबल, डबल का जो मेमोरी है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे हम सी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो सी में डबल का कितने बाइट्स लेता है, 8 बाइट लेता है, तो वो हमें रिटर्न करेगा 8 बाइट, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ फ्लोट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल लिखूँ साइज ऑफ एक्स, ठीक है, तो मुझे साइज ऑफ एक्स में अब क्या रिटर्न करेगा, अब ये किस तरह के, हम किस तरह के मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लोटिंग टाइप ऑफ, ठीक है, डाटा के बारे में मेंशन कर रहे हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा अब, 4 बाइट्स, ठीक है, तो इसकी आउटपुट आएगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि अगर साइज ऑफ 1.5 है, मतलब किसी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने पहले मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा डबल ना कि फ्लोट, ठीक है। मैक्सिमम बंदे टिक करेंगे फ्लोट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ का मतलब है, साइज ऑफ के आगे लिखा है 1.5, तो 1.5 मतलब हम डील कर रहे हैं किसके साथ, फ्लोटिंग नंबर के साथ। पर यहाँ पे जब भी हम साइज ऑफ के साथ कोई चीज मेंशन करी है तो वो रिटर्न करेगा यहाँ पे डबल उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, फ्लोट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1.8, सॉरी यहाँ पे आएगा इसका 1.5 का आएगा आंसर 8। फिर नेक्स्ट आ गया, इन सी लैंग्वेज विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट बेसिकली पूछा है कि मुझे अगर कोई कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, तो वो मैं किस कीवर्ड की हेल्प से बना सकता हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। जैसे मुझे कोई कांस्टेंट बनाया है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना होगी, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, तो अब मैं पाई को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज करूँ, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या है, हमारी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रहती हैं, तो अब यहाँ पे हमने क्या बना दिया उसको, कांस्टेंट, तो जहाँ पे भी मैं प्रोग्राम में पाई यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ टू टर्मिनेट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि अगर, पहले तो ये बताओ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहाँ से होते हैं, हमारे हैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे सी लैंग्वेज का, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब ये आ गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको हम किससे टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट का मतलब तो इसको किससे रोकते हैं या फिर इसको किससे स्टॉप करते हैं एक तरह का। तो हमेशा रखना, अब यहाँ पे हेडर फाइल जब भी हम ऐड करते हैं या फिर हम जब भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करते हैं तो इसको देखो हम कभी भी टर्मिनेट या फिर इसके साथ कोई भी सिंबल यूज नहीं करते हैं। तो ना ही तो हम कॉलन यूज करते हैं, ना ही तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं, ना ही तो हम कोई एक्सटेंशन यूज करते हैं इसको टर्मिनेट करने की। यहाँ पे बात की टर्मिनेट करने की, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज विच टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर नॉट वैलिड, यहाँ पे पूछा है कि जब हम स्विच को यूज करते हैं, ठीक है, स्विच के अंदर हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई वैल्यू लेते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, केस को मैच करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि जो स्विच के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो स्विच के अंदर याद रखना, हम इंटीजर भी दे सकते हैं, कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, पर फ्लोट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोट। फिर नेक्स्ट आ गया, विच लूप इज आल्सो टर्म्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सी है इनमें से, तो एक लूप्स हमारी दो तरह की होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल और एक होती है हमारी एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। एंट्री कंट्रोल में आती है हमारी फॉर एंड वाइल, ठीक है। इनको हम एंट्री कंट्रोल में क्यों रखते हैं, इनको एंट्री कंट्रोल में तो रखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे पहले क्या होगी, उसकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के बिहाफ पे उसकी स्टेटमेंट चलेंगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, उसके उसके बाद क्या होगा, फर्दर इसमें रीचेकिंग होगी, नहीं होगा तो डायरेक्टली वो क्या होगा, उस पूरे के पूरे ब्लॉक से क्या हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, लूप से या फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल, कि हमने पहले से ही एंट्री पे क्या रखा है, कंट्रोल लगा के रखा है। तो यहाँ पे आ गया कि एग्जिट कंट्रोल, तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा, सबसे पहले वन टाइम क्या करेगी, स्टेटमेंट चलेंगी, उसके बाद में क्या होंगी, उसकी कंडीशंस को चेक करेगा। अब मान लो यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ठीक है, तब ये कंडीशन दोबारा से मतलब स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगी। अगर मान लो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी वो क्या होगा, वन टाइम एक बार एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सी है हमारी, तो इसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। तो इस तरह काम करती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप।
ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया इन विंडोज 10 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोर्टाना इन लिसनिंग मोड। ठीक है, अब डायरेक्टली मुझे अगर उससे डायरेक्टली डील करना है, ठीक है, विंडोज 10 में अपने असिस्टेंट के साथ, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया विंडोज की प्लस सी, सेकेंड आ गया विंडोज की प्लस एल, थर्ड आ गया विंडोज की प्लस बी, और फोर्थ आ गया विंडोज की प्लस क्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आ गया विंडोज की प्लस सी, इसको हम यूज करते हैं जब मुझे क्या करना है उससे कोई उसको लिसनिंग मोड में ओपन करना है अपने असिस्टेंट को। ठीक है, विंडोज एल हम यूज करते हैं स्क्रीन को लॉक करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ गया हु रोट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरनेट। ठीक है, जब इंटरनेट चला था तो सबसे पहले अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम कुकिंग करते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए सब कुछ ना कुछ स्टेप्स चलते हैं। तो यहाँ पूछा जो इंस्ट्रक्शन मतलब इंटरनेट जब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था तो उसको स्टार्ट करने के पीछे मतलब कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन है, वो सारी किस इंस्ट्रक्शन किस पर्सन ने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया रे टोमिल्सन। ठीक है, तो रे टोमिल्सन नहीं है क्योंकि इसने क्या किया था, फर्स्ट मेल सेंड किया था। ठीक है, अगर मेल की ऑप्शन आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि पहला मेल किसने सेंड किया था, तो वो किया था रे टोमिल्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत आ गया। फिर सेकंड आ गया हमारा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टीम वर्सली को हम बोलते हैं कि इसने HTML लैंग्वेज, ये वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसी के द्वारा बनाया गया फर्स्ट ब्राउजर। ठीक है, उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब ही था, वो भी इसने दिया है। ठीक है, HTML लैंग्वेज इसने दी है, तो इसके रिगार्डिंग ये इंटरनेट से डील नहीं करता, तो ये इसका ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारा यहाँ पे रॉबर्ट खान एंड वेंटिन। ठीक है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, जो हमारा हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, TCP/IP पढ़ते हैं, ठीक है, वो किन्होंने दिया था, वो इन दोनों ने दिया था। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना इंटरनेट प्रोटोकॉल की, ठीक है, तो वो दिए थे इन दोनों ने। ठीक है, ना कि उनकी इंस्ट्रक्शन लिखी थी। इंस्ट्रक्शन लिखी गई थी, वो लिखी थी हमारी स्टीव क्रॉकर ने। ठीक है, इंटरनेट की जो इंस्ट्रक्शन थी वो लिखी थी सबसे पहले स्टीव क्रॉकर ने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया विच OSI लेयर इज कंसर्न्ड विद रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा। ठीक है, वो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा कौन डील करती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर थर्ड आ गया नेटवर्क लेयर, और फोर्थ आ गया हमारा डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो एंड टू एंड डिलीवरी कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बिटकॉइन, जिसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी, ठीक है, या फिर क्रिप्टो करेंसी, है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसका नाम पहला आ गया सतोशी ने, सेकंड आ गया रे ने, थर्ड आ गया एरिक ने, और फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो फाउंडर है या फिर बिटकॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था सतोशी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।